नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के डिबडी स्थित कार्निवाल में। मौका है झारखंड पार्टी में। झारखंड के पूर्व एजी अजीत कुमार आज इस पार्टी का दामन थामा है। सर, हम आपसे सवाल करेंगे, आज आपने झारखंड पार्टी की दामन थामी है, आखिर देर दुरुस्त सब कुछ सोच के निर्णय लिए होंगे? देखिए, जैसे वकालत के पेशे में आने के समय मेरी कोई पहचान ऐसी नहीं थी और कालांतर में समय गुजरा, मेहनत की, ईमानदारी बरती, अच्छा व्यवहार रखा, तो वकालत के पेशे में जो सफलता मिली, ये यही कारण है कि आप मुझे आज इस तरह से देख रही हैं कि पूर्व एजी जो हैं वो झारखंड पार्टी का दामन क्यों थाम रहे हैं। वास्तव में मैं भी दुखी हूँ, काफ़ी व्यथित हूँ कि विगत 22 वर्षों में कोई काम स्पष्ट तौर पे राज्य के हित का नहीं हुआ और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आज साथ में जो राज्य अलग हुए वो सारे बढ़ते चले गए और हम लोग पिछड़ गए। हो, छत्तीसगढ़ हो, ये सब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि उत्तराखंड काफ़ी आगे निकल गया, छत्तीसगढ़ काफ़ी आगे निकल गई और ऐसे ही अन्य राज्यों की स्थिति है। हमारे राज्य के संसाधन इतने हैं कि पूरे देश को हम खिला सकते हैं। रोशनी पूरा देश का जगमगाता है झारखंड से भी। कोयला पूरे देश में सप्लाई करता है झारखंड, लेकिन झारखंड गरीब राज्य क्यों कहलाता है? देखिए, झारखंड गरीब राज्य इस वजह से है कि झारखंड में इतने संसाधन हैं, परंतु झारखंडी जनता जो है वो अभी भी गरीब है। कारण इसके पीछे, क्योंकि आप सरकारी पेशे में रहे, एजी रहे हैं पूर्व, बहुत सारी परेशानियों को आप नज़दीक से देखे होंगे, चाहे वो छात्र हित हो, महिला हित हो, हर तरह की परेशानियों को आपने नज़दीक से स्टडी किया है। देखिए, आप सही कह रही हैं, मैंने बहुत सारी पॉलिसीज़ को ध्यान से देखा, बहुत सारे मामले मेरे सामने आए, न्यायालय के सामने जब मैं बहस करता हूँ तो ये सारे मामले आते रहे और वास्तविकता ये है कि राज्य सरकारें जो है वो नीतियाँ जो बनाती हैं, उन नीतियों में वो स्पष्टता नहीं होती है, वो धार नहीं होता है जो यहाँ के आम जनता तक, यहाँ के नीचे तबके के लोगों तक जाए। यहाँ के लोग चाहते क्या है ये पता नीति निर्धारण में तो आप भी पहले शामिल रहे होंगे ना? देखिए, नीति निर्धारण करना राज्य सरकारों का काम होता है, लेकिन एडवोकेसी जो सलाह, देखिए एडवोकेट जनरल जो होता है उसको नीतिगत जो उसका पहलू है या उसका लीगल एंगल है वही देखता है। तो यदि राज्य सरकारें कोई प्रस्ताव करती हैं और ये राज्य के महाधिवक्ता से पूछती हैं कि क्या ये कानून जो बनाना चाहते हैं वो लीगली सस्टेनेबल होगा कि नहीं, सो आपका दायरा लिमिट होता है। सो ये आपका दायरा वहाँ सीमित होता है, आप नीति निर्धारण नहीं करते हैं। कई बार आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, असहाय की तरह से आप रहते हैं। कोई आपके साथ हुआ हो जो देखिए, अनेकों बार आपको मैं स्पष्ट करूं कि एडवोकेट जनरल जो होता है वो असेंबली की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है और मैं लगभग 3 वर्ष तक राज्य का महाधिवक्ता रहा। मुझे बताते हुए आश्चर्य होता है कि मुझे एक भी मामले में, एक भी विषय में विधानसभा में नहीं आमंत्रित किया गया और महाधिवक्ता के रूप में यद्यपि मैं एक सदस्य के तौर पर विधानसभा में उपस्थित हो सकता था, सिर्फ मुझे वोटिंग राइट नहीं थी, परंतु भी ये नहीं उचित समझा गया कि महाधिवक्ता के रूप में मेरी सलाह या मेरा वक्तव्य विधानसभा में लिया जाए। आहत नहीं होती थी? ये बिल्कुल भावनाएं आहत होती हैं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, यदि एक लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ हो और उसी में कुछ अच्छा होता हो तो आप ज़रूर इस बात पे ध्यान देते हैं कि चलो कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम ये सही। तो मेरे कार्यकाल को या पिछले सरकार के कार्यकाल को मैं बढ़ाई अगर राजनीतिक क्षेत्र में आकर के करूं तो ये आमतौर पे लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि जब मैं महाधिवक्ता रहा या पिछली सरकार में रहा तो काम हुए थे और काफ़ी आधारभूत संरचनाओं पे कार्य हुआ, काफ़ी सोचा गया। पतरातू
में एक नए पावर प्लांट की परिकल्पना की गई और काफ़ी सारी सड़कें बनाई गई, गांव-गांव तक सड़कें बनी। तो ऐसा नहीं है कि ये विकास जो है वो नहीं हो रहा था, परंतु मूलतः जो झारखंड की जनता को मिलना चाहिए, झारखंड के लोगों को जो रोजगार देनी चाहिए, ये नहीं हो पाया। आधारभूत संरचना तैयार नहीं हो पाती है क्या? सर एक और सवाल होगा, झारखंड पार्टी आपने ज्वाइन किया, क्या विज़न है आपके पास इस पार्टी के साथ चलने को? आपके पास बीजेपी, कांग्रेस ये सब ऑप्शन नहीं थे जो झारखंड पार्टी को ज्वाइन किया? देखिए, बड़े से महल में रह कर के लोग आराम ही कर सकते हैं। अच्छा। मैं अगर बड़ी पार्टियों का नाम ना भी लूँ तो बड़े महल में जा कर के एक आराम करने की नीयत से अपनी आइडेंटिटी के लिए जा कर के किसी पार्टी में खड़े हो जाना, ये मैंने उचित नहीं समझा। और मैंने यही समझा कि ग्रास रूट लेवल से लोगों को समझते हुए इस नए क्षेत्र में मैं झारखंड पार्टी के साथ। कितने दिनों से चल रही थी ये तैयारी? देखिए, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी वन डे एट ए टाइम, टेक योर लाइफ वन डे एट ए टाइम की नियत पे और मोटो पे काम किया है। कोई भी डिसीजन लेने में मैं लंबा समय नहीं लेता हूँ, और जब भी डिसीजन मन में आती है तो मैं ले ही लेता हूँ। ऑफर आया, आप ज्वाइन कर लिए? देखिए, मन में बातें तो चलती थी काफ़ी लंबे समय से, लेकिन मैंने तय नहीं किया था। बट विगत कुछ दिनों से कहाँ से आए थे सर ऑफर? देखिए, ये ऑफर अगर आप कहेंगे मुझे कि पार्टियों की ऑफर, देखिए राजनीतिक लोगों से आमतौर पे मेरा मिलना होता ही रहता है और लगभग हर पार्टी के लोगों से मैं मिलता हूँ, परंतु किसी ने मुझे कहा नहीं। वास्तव में मैंने ही प्रस्ताव किया था अशोक जी को और झारखंड पार्टी के लोगों को कि मैं आपकी पार्टी में आकर के कार्य करना चाहता हूँ। इससे पहले शायद अन्य किसी पार्टी के लोग या अन्य पार्टी वाले ये समझते होंगे या ये भी नहीं आकलन कर पाए होंगे, या उनको ये आशंका नहीं ही रही होगी कि मैं राजनीतिक पार्टी में जाकर के राजनीतिक पारी खेलना चाहता हूँ। जी सर, तो हमारा एक और महत्वपूर्ण सवाल होगा, बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, अगली सब कोई आज तो हो गया ऑफिशियल कि आप झारखंड पार्टी ज्वाइन कर लिए, लेकिन कल को कोई यहीं से ऑफ़र आता है, उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि हर कोई को ऑफ़र आ सकता है, कहीं भी स्वतंत्र है लोग जाने के। देखिए, ऑफ़र ऐसे तो अभी भी आ सकते थे और मैं भी अप्रोच कर सकता था। मैं उन लोगों के साथ काम किया हूँ, भाजपा के साथ काम कर चुका हूँ, झामुमो और कांग्रेस या झामुमो बीजेपी की जो गठबंधन की सरकार थी उसमें भी काम कर चुका हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि यदि मैं जिस पद पे और जिस ओहदे पे हूँ, यदि मैं चाहता तो ज़रूर ऐसी संभावनाएं हो सकती थी। जब अब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो भविष्य में मैं ऐसा करूँगा, मैं नहीं समझता हूँ आज ऐसा कुछ मैं देख रहा हूँ। क्या ब्लूप्रिंट है सर झारखंड पार्टी की, क्या विचारधारा है और आगे क्या कुछ करेंगे? जैसे चुनाव आ रहा है नज़दीक, तो बहुत सारे ब्लूप्रिंट तैयार किए गए होंगे। देखिए, पहले तो लोगों के पास जाना है, पार्टी के अपने कार्यकर्ता भी हैं और लंबी संख्या में आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे कार्यकर्ता जो ऑफिस बियरर्स हैं मूलतः वो लोग आए हुए हैं। तो पार्टी का अपना भी बेस है और काफ़ी अपना संगठन है। उस संगठन को यद्यपि और मजबूत करने की आवश्यकता होगी। और घंटे से समय सर देंगे आप, क्योंकि प्रैक्टिस भी करते हैं, आपके पास छात्र लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, आपसे मिलना मुश्किल होता है, मीडिया को भी मुश्किल होता है, कितना टाइम राजनीति में देने वाले हैं? कि आज तो मैंने दिया है, आप लोगों ने अलग अलग से समय की मांग की, मैंने दिया है, तो ऐसा कुछ संभव हो पाएगा। मुझे लगता है मेरा काम उधर का भी हर्ज नहीं होगा और ये काम जो समाज सेवा का है मैं यहाँ भी रह के करूँगा। ग्रासरूट लेवल में क्या क्या कुछ करेगी झारखंड पार्टी? पुरानी पार्टी है, आपको लाई गई है इस पार्टी में, आप मुख्य चेहरा बने हैं, तो झारखंड में अगर राजनीति की बात की जाए तो एक और आज से नया हलचल, सुगबुगाहट, तो क्या है आपके पास वो ब्लूप्रिंट ग्रामीण स्तर के, चाहे राज्य में आप युवा की समस्या हो, 1932 कत्यान हो, आप इन सब पर क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो झारखंड की जनता है उनको बराबर छला गया है और अभी भी चुनावी घोषणाओं में उलझा करके रखा गया है। जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने की बात है अनएम्प्लॉयड यूथ को, या उनको 5 लाख रोजगार प्रत्येक वर्ष देने की बात है, तो बिना सोचे समझे शायद ऐसी घोषणाएं कर दी गई होंगी। और विगत 3 वर्षों में राज्य सरकार जो वर्तमान में है उसने कुछ काम भी नहीं किया।
अब बीच में कुछ अड़चनें आई, कुछ कठिनाइयाँ आई, तो धड़ाधड़ घोषणाएं और कागजी घोषणाएं निर्णय लिए गए। तो देखिए इन तो घोषणाओं में ही लिखा है, किन घोषणाओं को अभी लागू नहीं वो कर रहे हैं। वो चाहे 1932 की बात हो या 27% आरक्षण की बात हो, इन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है कि ये इन योजनाओं को अभी तत्काल में लागू नहीं करने वाले हैं, और ये लागू होगा तब जब 9वीं अनुसूची में ये सारे प्रावधान जो है सम्मिलित कर लिए जाएंगे। तो शायद ये जो निर्णय स्वयं राज्य सरकार लेने के लिए सक्षम है संवैधानिक प्रावधानों के तहत, ये ऐसा क्यों निर्णय ले रही है, और अगर ऐसा निर्णय इन्होंने लिया है तो ये कागजी घोषणा ही मैं समझता हूँ। तो राज्य की जनता धोखे में न रहे, राज्य की जनता के सामने में प्रकाश हो और वो देख सके चीज़ों को, और उनके सहमति से उनकी भावनाओं के अनुरूप झारखंड पार्टी जो है वो कार्य करने का मादा रखती है, कार्य करने की प्रतिज्ञा रखती है, करती है। तो इस तरह से काम करने की योजना है। हम लोग घर घर तक जाएंगे, और जो गाँव का अधिकार है, पंचायतों का अधिकार है, ग्राम प्रधानों का अधिकार है, ट्रेडिशनल लॉज के हिसाब से जो कुछ होना चाहिए वो प्रावधानित है, वो सारे प्रावधान कड़ाई से लागू करने की या करवाने की योजना है। आप पूर्व एजी रह चुके हैं, सीनियर वकील हैं सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे। 1932 खतियान की बातें चल रही हैं, राज्य में शिक्षक की बहाली 50,000 के करीब है। क्या लगता है ये पूरी हो पाएगी कि फिर से ये रुक जाएगी? आप इसका टेक्निकल प्रॉब्लम बताइएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कल किस नीति के तहत राज्य सरकार इन योजनाओं को, इन नियुक्तियों को पूरा करना चाहती है, वो शायद सरकार को ही स्पष्ट नहीं है। राज्य सरकार एक और 32 खतियान की बात कर रही है, राज्य सरकार दूसरी ओर 27% आरक्षण की बात कर रही है, बट इन दोनों से इतर राज्य सरकार 50,000 नियुक्तियां देने की भी बात कर रही है। तो जब ये दोनों संकल्प जो है या निर्णय है वो लागू ही नहीं होने हैं, तो क्या इन दोनों निर्णयों के विपरीत या इनके बिना ये नियुक्तियां होंगी? और अगर नियुक्तियां होंगी तो अब तक तो सारी नियुक्तियों के मामले लगभग मैंने न्यायालय में किए हैं, और मैंने देखा है कि इन नियुक्तियों का उद्देश्य सिर्फ उलझाना है। अभी तक जेपीएससी की नियुक्ति, जेपीएससी का पूरा मामला देख। जी बिल्कुल, जेपीएससी के मामले में भी इसी तरह की बात थी। ये बात सही है कि अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि जो लोग नियुक्त हो चुके हैं उनको डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से अभी 10वीं 12वीं या फिर जो इनकी जो जेएसएससी से संबंधित नियमावली थी या एम्प्लॉयमेंट से संबंधित नियमावली थी, वो भी मामला मैं न्यायालय में कर रहा था। तो न्यायालय में आप जब भी जाते हैं तो जो भी नियमावलियां हैं या निर्णय हैं उसको संवैधानिक एंगल से, लीगल एंगल से देखते हैं, और ये अगर ये गलत नीति लाते हैं और ये न्यायालय में जा कर के टूटता रहता है, तो इसके पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य शायद नियुक्तियां न करना हो, ऐसा है। या ये भी हो सकता है कि राज्य सरकार सिर्फ घोषणाएं और विज्ञापन निकाल रही है और नियुक्तियों की कोई मंशा नहीं है। तो झारखंड की जनता को क्या मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, या सिर्फ ये सारी घोषणाएं रह जाएंगी, या सिर्फ चुनाव के पूर्व फिर नई घोषणाएं होंगी और नए सब्ज-बाग दिखाए जाएंगे, हो सकता है ऐसा ही हो। एक और सवाल होगा सर, जैसे कि निर्वाचन आयोग का लिफाफा राज्य भवन में पड़ा हुआ है, इस पर कुछ आपका टिप्पणी? देखिए, चुनाव आयोग और राज्यपाल के बीच की जो भी कम्युनिकेशन है या ओपिनियन इत्यादि से संबंधित चीज़ें हैं, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशंस की श्रेणी में आता है। वो अगर वो उसका खुलासा नहीं किया गया है तो राज्यपाल का वो अपना निर्णय है, और ये संवैधानिक मामला है और ये नीतिगत मामला है, और राज्य के राज्यपाल को ये क्यों दबाव दिया जा रहा है? क्या वर्तमान सरकार अपने कर्मों के कारण इस बात से आश्वस्त है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही होनी है? उन्हें डर किस बात का है? प्रति की भी उन्होंने मांग की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रति की कॉपी देने से मना कर दी है। हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट का कि पुराने ऐसे कई और राज्यपाल के द्वारा ऐसा हुआ था, उसमें नहीं, कॉपी नहीं मिल सकता है सीएम को। देखिए, इस कॉपी की आवश्यकता उनको क्यों है? आखिरकार क्यों हड़बड़ी है? क्या गलती की है उन्होंने?
क्या जो कहा जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए और विभागीय मंत्री रहते हुए उन्होंने जो है वो माइनिंग लीज अपने ली, तो क्या ये सच है? अगर ये सच है तो क्या उन्होंने डिसलॉयल्टी का काम किया है? यदि उन्होंने डिसलॉयल्टी का काम किया है तो क्या उन्होंने भ्रष्टाचार का भी काम किया है? अगर ये सब कुछ वास्तव में उन्होंने किया है तो उन्हें डरना चाहिए। और अगर तथ्यहीन मामला चल रहा है तो उन्हें ओपिनियन की इतनी जल्दीबाजी क्यों है? उनको क्यों आवश्यकता पड़ रही है? तो मैं समझता हूँ कि उनको मन से राज्य सरकार में रह करके राज्य हित में काम करना चाहिए, सरकार चलानी चाहिए। आप इतना खुलकर कभी बात किए थे क्या? इतना खुल के जैसे आज हमला कर रहे हैं सरकार पर, क्योंकि आज पार्टी की बैनर तले हैं। देखिए, एक वकील का अपना दायरा होता है। वकील, देखिए वकील का दायरा एक अलग होता है। वकील को अपने काम से जुड़ा रहना पड़ता है, और मेरे काम से या कानून से संबंधित कोई सवाल आप करते हैं तो ज़रूर मैं जवाब दिया करता था और स्पष्ट जवाब दिया करता था। लेकिन राज्य की नीति या राजनीति में आ जाया हूँ बोलने के लिए। मुझे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बोलना सीख रहा हूँ। आप लोग सवाल करते हैं तो सिर्फ जवाब दे रहा हूँ, बोलना सीखना है मुझे, अभी सिर्फ सीख रहा हूँ। सीखना है। सर, आज किस पद पे आप इसमें झारखंड पार्टी में ज्वाइन किए? झारखंड पार्टी ने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे मनोनीत किया है, और आज मैं इसी रूप में यहाँ कार्य शुरू कर रहा हूँ। विजन पूरा है झारखंड पार्टी में, आपके आने से भरोसा बढ़ गया झारखंड? चलिए, आप लोग शुभकामना दीजिए। यही रहेगा। आप सुन रहे थे झारखंड के पूर्व एजी अजीत कुमार को। इन्होंने खुलकर आज बातें की हैं। द न्यूज़ पोस्ट से इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनके पास ब्लूप्रिंट है, आगामी चुनाव की तैयारी भी कम पूरी हो गई है। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अजीत कुमार झारखंड पार्टी को अपना सहयोग देंगे। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहेगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।